नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं 2 दिन 3 दिन 1 दिन 2 दिन के अंतराल पे वीडियो मिल रही है आपको, लेकिन बहुत ही जल्द यह समय जो है हमारा भी रूटीन बहुत सही हो जाएगा। लगातार हम आपके बीच जो है वीडियो देने का कार्य करते रहेंगे। थोड़ी सी समस्याएं हमारे सामने हैं, इस वजह से 2-3 दिन के अंतराल पे वीडियो आपको पहुंच रही है। लगातार जारी है, उसके दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं कि अनवरत आपका वीडियो जाने लगे। तो आज की इस वीडियो में मित्रों हम इन्वायरमेंट के 28वीं क्लास या 29वीं क्लास जो भी क्लास होगी नेक्स्ट क्लास की चर्चा करते हैं। थंबनेल पे आप देख रहे होंगे, इस क्लास में हम जो है विशेष करके मैं बताऊं तो जलमंडल के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि अगर मैंने पर्यावरण के सिलेबस को शुरू किया है तो आज नहीं तो कल निश्चित रूप से जो भी बच्चा नोट्स बना रहा है एक दिन उसके पास ऐसा नोट्स होगा पर्यावरण का, विशेष करके उत्तर प्रदेश के टेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो मैं आपका नोट्स तैयार करवा रहा हूं। इस नोट्स से मैं बता दूं 30 में से 25 से ज़्यादा क्वेश्चन केवल और केवल नोट्स से ही आपको मिलेंगे। ये चीज़ आप लोग जब परीक्षा देंगे तब आपको पता चलेगा। इसी तरीके से मेरा विचार जो है 5 के 5 सब्जेक्टों को कंप्लीट कराने के लिए है। कुछ बच्चे लगातार कहते रहते हैं कि भैया लगातार दिन भर में 2-3 क्लास आप दीजिए, तो यह मेरे लिए इतना ज़्यादा समय नहीं है कि मैं 2-3 क्लास दे पाऊँ। ना ही मैं कोई कोर्स आपको आपके बीच लेके आ रहा हूँ कि कोर्स है 3 महीने में आपको ख़त्म करना। मैंने जब आपको कहा है कि फ्री सेवा मैं आपके लिए कर रहा हूँ, वर्तमान के समय में फ्री सेवा कर रहा हूँ। धीरे धीरे आपके टेट के एग्ज़ाम तक 5 के 5 सब्जेक्ट फ्री ऑफ कास्ट मैं पूरे यूट्यूब पर रख दूंगा। मनोविज्ञान की 23 वीडियो हुई है। मनोविज्ञान की जो बच्चा 23 वीडियो का नोट्स बनाया है और देखा है, उनसे भी एक भी प्रश्न आप पूछ लीजिए, चाहे वो टेट का हो, चाहे सीटेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, एक भी क्वेश्चन उस 23 वीडियो से बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन अभी मनोविज्ञान को उस 23 वीडियो में अभी कम से कम 23 वीडियो मैं और ऐड करूंगा। कम से कम 50 वीडियो मैं मनोविज्ञान का दूंगा और कम से कम 50 ही वीडियो मैं इन्वायरमेंट का देने वाला हूं। तब जाकर के मनोविज्ञान और इन्वायरमेंट का एक कंप्लीट पैकेज आपके बीच होने वाला है ना। इसके लिए बस आपको धैर्य रखना है। आप कहाँ से पढ़ते हैं, कहाँ से नहीं पढ़ते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, स्वाध्याय अति आवश्यक है। आप सभी लोग परिश्रम करिए, मेहनत करिए, लेकिन स्वाध्याय जरूर करिएगा। चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले परीक्षा ओरिएंटेड बातें मैं करता हूं। उल जलाऊ बातें बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, ना ही मैं चाहता हूं कि उल जलाऊ बातें हो। आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, मेरा उद्देश्य मात्र यही होता है ना। अभी लाइव पढ़ा रहा होता तभी शिवम जी, नीतीश जी ऐसे लोग आ जाते तो उनका जो है स्वागत करना पड़ता, तो ये सभी चीज़ें जो है रिकॉर्डेड क्लास में नहीं हो पाती, यही आपका समय बचाता है ना। चलिए पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं मित्रों। चल नहीं रहा मार्कर। चलिए पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरण के कितने क्षेत्र होते हैं। मित्रों, पर्यावरण के कितने क्षेत्र होते हैं, तो पर्यावरण के 4 क्षेत्र होते हैं। कितने? 4 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन सा? स्थल मंडल होता है, जल मंडल होता है, वायुमंडल होता है और जैव मंडल होता है। कौन कौन सा? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। मित्रों, अगर आप लोग लगातार हमारी वीडियोज को देख रहे होंगे तो आपने देखा कि मैंने जैव मंडल तो पढ़ा दिया है ना। कुछ चीज़ें अगर बची हुई तो मैं उसे भी कंप्लीट करवाऊंगा। वायुमंडल भी हमने पढ़ा दिया है, 2-3 वीडियो में वायुमंडल को आपके लेवल तक समेट दिया है। उसके बाद स्थल मंडल की बात करें, तभी स्थल मंडल मैंने महाद्वीप वगैरह के बारे में चर्चा नहीं किया है, लेकिन महत्वपूर्ण जो सिलेबस आपके यूपी टेट को रिलेटेड है वो चीज़ें मैंने बताया है। लेकिन अभी स्थल मंडल में महाद्वीप है, पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, नदियाँ हैं, इनके बारे में चर्चा नहीं की गई है, तो इसकी भी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। आगे बात करें मित्रों, आज की वीडियो में किसकी शुरुआत में कर रहा हूँ? आज की वीडियो में जलमंडल की शुरुआत कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि पर्यावरण के बताइए कितने क्षेत्र होते हैं। तो पर्यावरण के 4 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल। ठीक है, इनकी चर्चा आज हम करेंगे। किसकी? विशेष करके जलमंडल के। मित्रों, जलमंडल का मतलब ये होता है कि जलमंडल में कौन कौन सी चीजें आती हैं। जहां पे जल ज्यादा होगा वो जलमंडल कहलाएगा, ठीक है। जहां पे स्थल ज्यादा होगा वो स्थल मंडल कहलाएगा। इससे तो अवगत होंगे। तो जलमंडल में 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? एक महासागर आता है, एक सागर आता है और एक खाड़ियां आती है। क्या क्या? महासागर, सागर और खाड़ियां। नदियां वगैरह जो है जलमंडल का ही रूप है, लेकिन वो बहुत ही छोटी रूप है ना, बहुत ही छोटी रूप है। तो नदियां वगैरह की चर्चा जो है हम जलमंडल के विशेष शाखाओं में नहीं करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जलमंडल की कितनी विशेष शाखाएं होती हैं, 3 होती हैं, महासागर, सागर और खाड़ियां। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब देखिएगा, जो जलमंडल में महासागर होता है, उस महासागर में जो पृथ्वी पर जितने भी जल पाए जाते हैं उसका 97.25% जल जो है केवल और केवल महासागर में पाया जाता है। कितना? आपसे डाटा पूछा जा सकता है, इसी वजह से मैं बता रहा हूं। 97.25% जल जो है आपके महासागर में पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सबसे सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे सुदृढ़ तंत्र कौन सा होता है या सबसे अस्थाई तंत्र कौन सा होता है, तो आप उत्तर हमेशा महासागर लगाइएगा। ठीक है, अगर महासागर और समुद्र एक ही बात है, या तो महासागर दिया रहेगा या तो समुद्र दिया रहेगा। अगर इन दोनों में से न दिया गया हो तब आप नदी पर जाइएगा। मैं लगातार क्वेश्चन इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि यह क्वेश्चन आगामी समय में आता रहेगा कि सर्वाधिक अस्थाई पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र का रूप कौन सा है, तो समुद्र है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर समुद्र नहीं है तो आप उत्तर क्या लगाएंगे? नदियां लगाएंगे। लेकिन नदियां और समुद्र की वरीयता की बात की जाए तो आप समुद्र को प्रथम वरीयता दीजिएगा। ठीक है, तो महासागर में 97.25% जो है जल पाया जाता है, और उसके बाद जो 2.5% जल पाया जाता है, वही 2.5% जल जो होता है वो स्वच्छ एवं मीठा होता है, जिसे हम पीने योग्य जल बोला जाता है। ठीक है, एक बार आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया कि पीने योग्य जल को क्या कहते हैं। पीने योग्य जल को मित्रों पीने योग्य जल को क्या कहेंगे? बताइए, पीने योग्य जल को क्या कहते हैं? जो स्वच्छ जल होता है वो पीने योग्य होता है, इसे पेय योग्य बोल देते हैं। उसमें ऑप्शन में पेय योग्य दिया गया था और उसका आयोग ने जो सही उत्तर माना था वो पेय योग्य ही माना था। पेय माने पीने, योग्य माने योग्य। पीने योग्य जो जल होता है उसे हम पेय योग्य बोलते हैं। तो जो स्वच्छ एवं मीठा जल होता है यही पीने योग्य होता है, और इसकी संख्या जो है परसेंटेज में 2.7% होता है। कितना होता है? 2.7% होता है। और यह जो होता है ज़्यादातर हिमनद के रूप में पाया जाता है। पर्वतों और जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं उस पर जो है हिमनद के रूप में, ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है। मित्रों, जलमंडल को अंग्रेजी में हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाइड्रो का मतलब होता है जल। क्या होता है? जल। हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, आपने एक चीज पढ़ा होगा, हाइड्रोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर, हाइड्रो का मतलब होता है जल। जो जल से डरने वाला जब रोग हो जाता है आपको तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। और एक कब होता है जल से डरने वाला रोग? तो रेबीज में होता है। जब कुत्ता आपको काट लेता है तब आपको रेबीज हो जाता है, और जब आपको रेबीज हो जाएगा तब आपको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। अर्थात जो व्यक्ति रेबीज से पीड़ित है वह व्यक्ति पानी से डरेगा, और उसे ही कहते हैं हाइड्रोफोबिया। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा जानकारी है आपके लिए। हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है जलमंडल को। जो पृथ्वी पर मित्रों जल पाया जाता है, जो पृथ्वी पर जल पाया जाता है वो 70.8% पाया जाता है। कहीं कहीं पर 71% दिया है तो आप उसे भी सही लगाइएगा। और जो स्थल पाया जाता है वो 29.2% पाया जाता है। जो मेरे पास डाटा था, बेहतरीन डाटा यही है, लेकिन आपके पास अगर डायरेक्टली वैसे ही पूछा जाता है तो पृथ्वी पर जल लगभग 71% और पृथ्वी पर थल लगभग 29% पाया जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों, जो भूमंडल का पूरा क्षेत्रफल है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भूमंडल का क्षेत्रफल कितना है, तो डाटा आप लोग ध्यान रखिएगा, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर पूरे भूमंडल का क्षेत्रफल है। जल उल सब ले करके, जल थल दोनों मिला करके 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और इसमें से अगर जल की बात करें, इसमें से जल जो है 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना है? 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और अगर स्थल की बात करें मित्रों तो इसमें स्थल जो है 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों। आप सभी लोग जानते हैं एक छोटी सी पृथ्वी मैंने यहाँ पे बनाया है। आप लोग जरूर देखेंगे, पृथ्वी पे जो है बीच में एक अक्षांश रेखा होती है, 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। जब मैंने शुरुआत किया था तभी मैंने बताया था कि दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है क्योंकि इसमें जल की मात्रा अधिक होती है, लेकिन उस समय मैंने डाटा नहीं दिया था। आज आप डाटा देख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में जो है 40% जल पाया जाता है, 60% थल पाया जाता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है, उम्मीद है कि दिखाई दे रहा होगा, छोटा वाले लिखा हूँ। उत्तरी गोलार्ध में 40% जल पाया जाता है और 60% थल पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करें मित्रों तो दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल पाया जाता है। कितना? 81% जल पाया जाता है। और जो थल है उसकी जो परसेंटेज है 19% थल है। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध। और यह क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से किस गोलार्ध को जलीय गोलार्ध का नाम दिया जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध का नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए।
आगे बात करते हैं मित्रों, संपूर्ण जलमंडल में 43% जल उत्तरी गोलार्ध में है। अगर संपूर्ण जलमंडल की बात करें, संपूर्ण जलमंडल में, तो 43% जल उत्तरी गोलार्ध में है और 57% जल दक्षिणी गोलार्ध में है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का सेपरेटली बात की जाए 40-60 और 81-19, लेकिन अगर पूरे जलमंडल की बात की जाएगी, संपूर्ण जलमंडल की बात की जाएगी, तो 43% उत्तरी गोलार्ध में जल है और 57% जल दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, उम्मीद है कि डाटा आप लोग एक बार हमारे साथ सुनेंगे, एक बार आप नोट्स बनाएंगे और नोट्स को जो है कभी कभार गलती से आप रिवीजन जरूर करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन अनिवार्य होता है आपकी पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए हैं कि जलमंडल को किस तरीके से हम भूमिका बनाए हैं। उसके बाद जो जलमंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जो पढ़ना है, यही पढ़ना है कि महासागर, कि महासागर में पूरा का पूरा 97.25% जल महासागर में ही पाया गया। तो महासागर में जो जल पाए जाता है, कितने महासागर हैं, कैसे महासागर है, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, यही चीज़ें आपको पढ़नी है। विशेष करके आज के इस वीडियो में हम केवल और केवल प्रशांत महासागर की चर्चा करेंगे। आगे के जो वीडियो, कल वाला जो वीडियो आएगा, इसका अगला जो पार्ट आएगा, उसमें हम अटलांटिक, हिंद, अंटार्कटिक और आर्कटिक, ये चारों महासागर कवर कर देंगे। ठीक है, इसमें जो है हम केवल जलमंडल की भूमिका बनाते हुए प्रशांत महासागर की चर्चा कर रहे हैं और कुछ वनस्पतियों के नाम हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, महासागर कितने होते हैं, विशेष करके यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से महासागरों की संख्या कितनी है। तो पृथ्वी पर 5 प्रकार के महासागर पाए जाते हैं, 5 महासागर पाए जाते हैं, प्रकार नहीं, 5 महासागर पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक है प्रशांत महासागर, एक है अटलांटिक महासागर, एक है हिंद महासागर, एक है अंटार्कटिक महासागर और एक है आर्कटिक महासागर। क्या है? आर्कटिक महासागर। क्या क्या है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। मित्रों, मेरे पास जो है डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है, नहीं तो मैं इसका पूरा का पूरा मैप आपके सामने जरूर दिखाता, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग मैप जरूर देखिएगा। ठीक है, आपके पास, आपके हाथ में मोबाइल है, आप जो है प्रशांत महासागर या पूरे महासागर आप लिखिएगा, महासागर का मैप। ठीक है, ऐसे लिख देंगे तो आ जाएगा। महासागर के मैप में देखिएगा प्रशांत महासागर कहाँ पे है। प्रशांत महासागर, आप जो दुनिया का नक्शा देखेंगे तो इस साइड जो है प्रशांत महासागर आपको दिखाई देगा। उसके जस्ट इधर आएंगे तो आपको जो है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का आकार जो है यस आकार का है, वह भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके आगे जाएंगे तो हिंद महासागर दिखाई देगा, जो कि भारत के नीचे है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, एक ऐसा दुनिया का एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम से रखा गया है, हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम से रखा गया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रशांत महासागर एकदम इस साइड में है, किधर, मतलब कि इसे आपके पास मैप रहेगा तो एकदम बाएं हाथ की तरफ प्रशांत महासागर है, इधर हम क्या कहते हैं, इधर हम पश्चिम बोलते हैं ना। उसके बाद अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर यस आकार का है। उसके बाद जो मतलब कि भारत के नीचे वगैरह वाला क्षेत्र है वो हिंद महासागर है। उसके बाद आगे जाएंगे तो आगे अंटार्कटिक नहीं है, अंटार्कटिक जो है प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के नीचे वाला जो क्षेत्र है, मतलब प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के जल से मिलकर के कौन सा महासागर बना है, तो अंटार्कटिक महासागर बना है। और यही अंटार्कटिक महासागर जो है, अंटार्कटिक एक महाद्वीप भी है, उसका भी निर्माण करता है, आगे हम बताएंगे। ठीक है, और जो ये आर्कटिक महासागर है मित्रों, ये आर्कटिक महासागर आप जब दुनिया का नक्शा देखेंगे, दुनिया का नक्शा इस तरीके का है, वो पृथ्वी गोल वाला नक्शा नहीं, ग्लोब नहीं देखना आपको, दुनिया का नक्शा ऐसे बनाया गया है। तो दुनिया के नक्शे में एकदम ऊपर, यूरोप के ऊपर जो महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। ठीक है, तो विशेष करके मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देने का प्रयास किया, लेकिन आप लोग मैप में देखेंगे तो और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों प्रशांत महासागर की। तो प्रशांत महासागर के बारे में मैं चर्चा करूं तो इसमें जो है संपूर्ण पृथ्वी के 1/3 भाग पर प्रशांत महासागर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर संपूर्ण पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। सबसे गहरा एवं सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। यूपी टेट में क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। लगभग 20,000 द्वीप हैं। कितने हैं? लगभग 20,000 से ज़्यादा द्वीप प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। लूसेंट में 2,000 दिया गया है, लेकिन उसे आप बना लीजिएगा, मिस्टेक है, 20,000 द्वीप, लगभग 20,000 से ज़्यादा द्वीप प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख द्वीपों की बात करें कि इसके प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं, तो आप नाम ध्यान रखिएगा, और अगर आप भूगोल के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो मैप जरूर देखिएगा। ठीक है, एक है एलिसियन द्वीप, एक है क्यूराइल द्वीप, एक है जापान,
जापान वगैरह भी द्वीप ही है। जो जापान है वो कई द्वीप है। जापान में मुख्यतः 2-3 द्वीप पाए जाते हैं। मैं आपको आगे चर्चा करूंगा जापान के बारे में, मतलब कि एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको जापान के बारे में देने वाला हूं, ठीक है। ताइवान भी एक द्वीप है, फिलीपींस भी एक द्वीप ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी एक द्वीप समूह ही है, द्वीप समूह मिला करके इंडोनेशिया द्वीप बना है, ठीक है। इंडोनेशिया के बारे में बात किया जाए मित्रों कि संसार का सबसे ज़्यादा द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है, तो इंडोनेशिया में स्थित है। संसार का सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। लगभग 13,000 द्वीप इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। कितना, 13,000 द्वीप इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। यह क्वेश्चन एसएससी से लेकर के हर एक एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। फिर भी इंडोनेशिया में इतने कई सारे द्वीप ऐसे हैं जहां पर रामायण को उत्सव के रूप में मनाया जाता है, श्री राम की रामलीला की जाती है। एक फैक्ट के रूप में है, मैं किसी धर्म को छोटा बड़ा दिखाने के परिप्रेक्ष्य से नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको जानकारी के लिए बोल रहा हूँ। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान भले ही पाए जाते हैं, इस्लाम धर्म के लोग भले ही इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, लेकिन इंडोनेशिया में रामायण जो रामलीला होती है वह वहाँ पे मुस्लिम आबादी के द्वारा किया जाता है। वहाँ पर राम को मुस्लिम आबादी जितनी भी है राम को अपना पूर्वज मानते हैं इंडोनेशिया में, है ना। तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा राम को अपना पूर्वज कौन मानता है, ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया है, ठीक है। आगे बात करें मित्रों, प्रमुख खाड़ियाँ कौन कौन सी है, तो प्रमुख खाड़ियाँ हैं अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी और पनामा की खाड़ी। कौन कौन सी है, अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी और पनामा की खाड़ी, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं मित्रों, संसार की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, तो प्रशांत महासागर में ही एक गर्त है जिसे हम मेरियाना गर्त कहते हैं। गर्त मतलब गड्ढा, बस ऐसे ही समझिएगा, गर्त मतलब गड्ढा। महासागर में भी गड्ढा है। सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो मेरियाना गर्त है और इसे ही नाम दिया जाता है चैलेंजर गर्त, ठीक है। समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, समुद्र की गहराई को फेदोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। आप लोग हमारे पास जगह नहीं है तो आप नीचे लिखिएगा नोट से, जब बना रहे हैं नोट, समुद्र की गहराई को हम फेदोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसे ही बनाइएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों, प्रमुख सागर इसमें, क्योंकि महासागर में ही सागर पाए जाते हैं। क्या, महासागर में ही सागर पाए जाते हैं, तो इसके प्रमुख सागर कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। बेरिंग सागर है, ओखोटस्क सागर है, कौन कौन सा, बेरिंग सागर है, ओखोटस्क सागर है, जापान सागर है, पीला सागर है, पूर्वी चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर। तो आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कहाँ से पुटअप कर दिया जाए, कोई दिक्कत, मतलब कि कोई संभावना ऐसी नहीं है। दक्षिणी चीन सागर को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद होता रहता है, आपको इसके बारे में हम, इस विवादों के बारे में हम नहीं बताएंगे, लेकिन दक्षिणी चीन सागर को लेकर के लगातार चाइना जो है दक्षिणी चीन सागर पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करता रहता है। इसके इर्द गिर्द के जो देश हैं, वियतनाम वगैरह, दक्षिणी चीन सागर के इर्द गिर्द में वियतनाम वगैरह जो देश हैं वो इस पर अपना अधिकार जताने का प्रयास करते हैं, लेकिन चीन जो है इस पर अपना अधिकार और भारत के लिए भी यह जो है एक सेंसिटिव एरिया है, तो भारत के भी नौसेना जो है यहाँ पे तैनात रहती है। तो दक्षिणी चीन सागर एक बहुत ही विवाद का मुद्दा है, तो इसके बारे में आप लोग बाद में बताएंगे, ठीक है। आपसे उम्मीद करता हूं जो मैंने महासागर के बारे में चर्चा किया, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको दिया वो आप लोग नोट्स जरूर बनाएंगे, है ना। अब देखिएगा, वर्तमान में मैं प्रशांत महासागर की चर्चा किया, आगे अटलांटिक, हिंद, अंटार्कटिक और आर्कटिक महासागर की चर्चा अगले पार्ट में मैं कर देता हूँ, ठीक है। आज मैं जो है आपके सामने, जैसे आप जेरोफाइट्स के बारे में जानते हैं, प्रमुख वनस्पतियों का चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक डाटा दे देता हूँ जिसे आप नोट कर लीजिएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स कौन होता है, जो जलीय पौधे होते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हिंदी में इसे जलोद्भिद पौधा कहा जाता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि जलोद्भिद पौधा किसे कहा जाता है, तो इतना तो आप लगा ले जाएंगे कि जलोद्भिद पौधा किसे कहा जाता है। जलोद्भिद किसे कहा जाता है, जो जल में उत्पन्न हो जलोद्भिद कहलाएगा। मरुद्भिद किसे कहा जाता है, जो मरुस्थल में उत्पन्न हो उसे मरुद्भिद कहा जाएगा। लेकिन आपसे इंग्लिश वाला टर्म आपसे पूछ लेता है कि जलोद्भिद को क्या कहते हैं, जलोद्भिद को क्या कहते हैं, जलोद्भिद को कहते हैं मित्रों हाइड्रोफाइट्स। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि मरुस्थलीय पौधे को मरुद्भिद किसे कहते हैं, इंग्लिश वाला टर्म कौन सा है, उसे हम जेरोफाइट्स बोलते हैं। तो जो चीज़ें होती हैं इंग्लिश वाले टर्म की वनस्पतियाँ, उसे मैं आपको बता के अब जो है मैंने जो आपसे बताया उस चीज़ की मैं चर्चा कर देता हूँ। जैसे आपसे अगर कहा जाए मित्रों जेरोफाइट्स किसे कहा जाता है, तो जेरोफाइट्स मित्रों मरुस्थलीय पौधे को कहा जाता है।
आपके परीक्षा में ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और लगातार पूछा जा रहा है। इस वजह से मैं इसे विशेष करके मैं आपको 2-3 वीडियो में भी करा चुका हूँ, आज भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। आप इसे नोट जरूर करिएगा। ज़ेरोफाइट्स किसे कहा जाता है? मरुस्थलीय पौधे को। हाइड्रोफाइट्स किसे कहा जाता है? हाइड्रो माने जल होता ही है, हाइड्रोस्फीयर माने जलमंडल होता है, हाइड्रोफोबिया माने जल से डर होता है, हाइड्रोफाइट्स माने फाइट माने पौधा होता है, हाइड्रो माने जल, हाइड्रो माने जल, फाइट्स माने पौधे। जो जलीय पौधे होते हैं उसे हम जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। हाइग्रोफाइट्स, जो हाइग्रोफाइट्स होता है वो क्या होता है? अधिक आर्द्रता वाले स्थानों पर जो पौधे पाए जाते हैं उसे हम हाइग्रोफाइट्स बोलते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि आर्द्रता को किससे मापा जाता है, तो आर्द्रता को मापने के लिए भी हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ से आप ट्रिक लगा लीजिएगा। हाइग्रोफाइट्स कौन है? हाइग्रोफाइट्स कौन है? अधिक आर्द्रता वाले स्थान पर जन्म लेने वाले पौधे। आगे बात करते हैं मित्रों हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स कौन से हैं? तो नमकीन मिट्टी के जो पौधे होते हैं उन्हें हम हेलोफाइट्स बोलते हैं। मोजोफाइट्स की बात करें मित्रों, मोजोफाइट्स जो है शीतोष्ण कटिबंधीय जो पौधे होते हैं उसे हम मोजोफाइट्स बोलते हैं। क्रायोफाइट्स की बात करें मित्रों, तो क्रायोफाइट्स जो है शीत कटिबंधीय पौधे होते हैं, शीत कटिबंधीय पौधे। लिथोफाइट्स की बात करें मित्रों, लिथोफाइट्स, लिथो आप जानते हैं लिथो के बारे में? तो लिथो जो होते हैं चट्टानों वगैरह में लिथो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो लिथो जो होते हैं कठोर चट्टानों पर जो पौधे उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें हम लिथोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों पायरोफाइट्स। तो पायरो का मतलब ही होता है, जब आप अंग्रेजी के वर्ड पढ़ेंगे तो पायरो जहाँ पर लगा होता है उसे हम अग्नि नाम देते हैं। आग के नाम में पायरो वाला ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो पायरोफाइट्स हो जाएगा अग्नि प्रतिरोधी पौधे। क्या होता है? अग्नि प्रतिरोधी। ये ऐसे पौधे होते हैं जो जिनमें अग्नि मतलब कि संपर्क नहीं हो पाता है, ठीक है, ये अग्नि प्रतिरोधी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ A2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 आप जरूर नोट बनाइएगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। एक बच्चा कह रहा था कि भैया आप वीडियो जो है सुबह डाला करिए, जिससे वीडियो की इंगेजिंग ज़्यादा होगी और ज़्यादातर लोग इससे लाभान्वित होंगे, आपका भी फ़ायदा होगा। देखिए अगर मुझे फ़ायदे का मैं अपने फ़ायदे के बारे में सोचता ना तो ठीक ठाक वीडियो भौकाल वाला वीडियो देता, वो बहुत अच्छी तरीके से चलता है। मुझे भी यूट्यूब का जो है टर्मिनोलॉजी सब कुछ पता है कि किस वीडियो पे कितनी कमाई होती है, किस वीडियो पे कितने व्यूज जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैं यूट्यूब पर जो है पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ, मैं अपनी दिल की बात बताता हूँ। हर कोई चाहता है कि वह आगे जाए, आर्थिक स्थिति सही हो, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं कोई एक शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहता हूँ। मैं जब भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी परिश्रम के साथ आपके बीच रहूँ और उसी परिश्रम का फल हमें मिलना चाहिए। मैं बिना परिश्रम के कुछ भी लेने का मतलब मंजूर ही नहीं रखता हूँ, बिना परिश्रम के मुझे कुछ मिल जाए। भगवान मुझे उस काबिल बनाइए कि मैं जितना मेहनत कर सकता हूँ उससे अधिक मेहनत मैं करूँ, और तब जा कर के मैं आपसे कुछ मतलब कि यूट्यूब वगैरह से कुछ कमाऊँ या कहीं भी कुछ कमाऊँ। आर्थिक स्थिति अगर मेरी मजबूत हो तो केवल और केवल मेहनत के बदौलत मजबूत हो, ठीक है भैया। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग हमारे व्यूज के चक्कर में न पड़ा करिए। आपको अगर लाभ हो रहा है तो आप वीडियो देखा करिए। और एक बच्चा बोल रहा था कि वीडियो वगैरह शेयर वगैरह करने के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप हमारे लिए वीडियो वगैरह शेयर कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आप करते हैं तो तब भी बेहतर रहेगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, लाइक ज़रूर करिएगा। अंत में फिर अपनी बात बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अगर आपके जीवन में आज संघर्ष है तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपके लिए बेहतरीन होगा। बस उसी समय के इंतज़ार में हम और आप मिल करके लगातार परिश्रम करते रहेंगे, लगातार बेहतर को और बेहतर बनाने का प्रयास करते रहेंगे। हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हर एक भाई बहन, हर एक मित्रों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और जो नए जुड़ रहे हैं उनका भी मैं आभार ज्ञापित करता हूं कि आप सभी लोग मुझे उस काबिल समझा और मुझे उस योग्य समझा जो आप बेहतर कर मतलब मुझे बेहतर करवाने के लिए आप लोग प्रेरित कर रहे हैं। आपका एक कमेंट जो मोटिवेशनल कमेंट आता है, वह कमेंट मेरे लिए संजीवनी बूटी का कार्य करता है और मैं आपके लिए कुछ अलग करने के लिए प्रेरित होता हूं, ठीक है। तो आप एक कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लगातार ऐसे ही मैं परिश्रम करता रहूँगा। कल के जो अगला पार्ट आएगा उसमें संपूर्ण महासागर मैं समाप्त कर दूंगा। उसके बाद भी कई सारे वीडियो जाती रहेंगी ना। मैं सोच रहा हूँ EVS में 50 से ऊपर मैं वीडियो बना दूँ, जिससे कभी भी आप EVS पढ़ें तो कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता ना पड़े।
आइए कभी भी, जब भी आपका एग्ज़ाम हो आइए, 50 वीडियो को लगातार 2-3 दिन में आप देख लेंगे। बहुत बड़ा बड़ा वीडियो नहीं है, 2-3 दिन में देख करके उसी कंटेंट को लगातार रिवीजन कर लीजिए, जाइए परीक्षा में बैठिए, 25 से ऊपर करके चले आइए। बस यही मेरे लिए सुकूनदायक होगा। ऐसे ही मैं हर एक सब्जेक्ट में करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं हर एक सब्जेक्ट में यही करना चाहता हूँ। फ्री ऑफ कास्ट का इतना बेहतरीन कंटेंट आपको दे दूँ कि आप परीक्षा से 20 दिन पहले जो है वीडियो देखना शुरू करिए, रिवीजन शुरू करिए, और 20 दिन के बाद जब आप परीक्षा में बैठें तो आपका 150 में 110 हो जाए। यही मैं चाहता हूँ, ठीक है। और यूपी टेट में मैं ये चीज़ हासिल करके रहूँगा, केवल और केवल इस समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये चीज़ मैं हासिल करके रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।